मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो मौर्य वंश है, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हम लोग जानकारियां इसके पीछे जाएंगे, इस वंश का, इस साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसके यहाँ रहते थे इसी के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते थे चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं। वो उसी घनानंद के दरबार में रहते थे। लेकिन बहुत क्रूर शासक था, बहुत क्रूर शासक था। एक दिन किसी बात को लेकर के उनको धिक्कार के भगा दिया, निकाल दिया। वहीं इन्होंने सोच लिया कि मैं इस साम्राज्य का पूरा अंत करके ही दम लूंगा। जब इतना उन्होंने सुना, उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई, उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं तुमको। अब ये जा रहे थे, इनको चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं रास्ते में। 10-12 साल के थे, ऐसे ही छोटे से बच्चे। तो जब इनको मिलते हैं ये, तो फिर इनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इनको खूब ढेर सारी शस्त्र की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा, खूब ढेर सारा इनको जो है चलाना, शस्त्र सिखाना और शास्त्र तमाम चीजें इनको बताते हैं। और इस तरीके से जब ये पूरा पारंगत हो जाते हैं, बिल्कुल तलवार भाजने लगते हैं और घुड़सवारी भी अच्छे ढंग से करने लगते हैं, तब इनको कहा चलो अब चलते हैं। और गए, फिर आक्रमण किए, घनानंद का गर्दन काट दिए और फिर जाकर के इन्होंने अपने एक नए वंश का, नए साम्राज्य का इन्होंने एक नींव रखी, उसका नाम है मौर्य वंश। तो इस तरीके से, और इसके बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त होती है कि मौर्य वंश था कौन, ये चंद्रगुप्त थे कौन, चंद्रगुप्त ही थे कि कोई और था, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमको दो स्रोतों से, एक साहित्यिक स्रोत है, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में ये जैसे कुछ लेख हैं, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा राक्षस, जिसको कि विशाख दत्त ने लिखा है। तो ये अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने स्वयं लिखा है, जिसको आप विष्णुगुप्त कहते हैं और जिनके गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी हुई है जो कि राजनीति पर आधारित है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के मुद्रा राक्षस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमको जानकारी मिलती है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर हमला करके उसको हरा दिया और फिर वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। और ये अगर मैं कहूँ पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के जो लेख हैं, जिसमें शिलालेख है और स्तंभ लेख है, इसमें खास करके अशोक के बारे में, उनकी कला और संस्कृति के बारे में, उस समय उनका साम्राज्य कैसे था, इन सब चीजों के बारे में सारी जानकारी हमको जो है वो प्राप्त होती है। जूनागढ़ के लेख है, भवन है, गुफा है और तमाम स्तूप बने हुए हैं। इस तरीके से हमें इन सब के द्वारा जो मौर्य वंश है उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी, ये घनानंद को 322 बीसी में हरा दिया था। 322 से 182 तक ये मौर्य साम्राज्य काफी लंबे समय तक रहा है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 से 25 वर्षों तक जो है वो शासन किया था। इसके बाद में यदि मैं यूनानियों के साहित्यिक स्रोत की बात करूं, तो इसको सेंट्रोपोटस और एंट्रोपोटस दो नाम से जो है संबोधित किया जाता था। तो सेंट्रोपोटस और एंट्रोपोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता था। इसकी खोज सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंट्रोपोटस और एंट्रोपोटस नाम से जो है वो संबोधित किया जाता है, जिसमें सर एंट्रोपोटस प्लूटार्क ने कहा है और जस्टिनियन स्ट्रैबो ने इसको सेंट्रोपोटस नाम से संबोधित किया है। तो इसकी खोज, कि इसी का नाम है सेंट्रोपोटस और एंट्रोपोटस, इसको विलियम जोन्स ने बताया था। दूसरी चीज, लड़ाई के बारे में इसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, तो ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी सिकंदर से। उस समय सिकंदर का बोलबाला था दुनिया पर, उससे मुलाकात इसकी हुई थी। इसने मदद भी मांगी थी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं किया था। ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना है, सबका नहीं। तो फिर ये सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। अब क्योंकि सिकंदर चला गया, अब तक्षशिला का ये राजा बन गया था। सेल्यूकस निकेटर जो है तक्षशिला का राजा बन गया था। इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे और दोनों में हो गई भीषण लड़ाई। आ गए आमने सामने दोनों, आओ। तो उधर से सेल्यूकस निकेटर से, इधर से चंद्रगुप्त मौर्य, हो गई भीषण लड़ाई। ले खटाखट तलवार पे तलवार लड़ने लगी। एट लास्ट में जब उसको लगा सेल्यूकस निकेटर को, अरे बाप रे बाप, अब तो हम हार जाएंगे,
तो उसने एक चाल चल दी। उसकी एक बिटिया बड़ी खूब सुंदर थी, उसका नाम था कर्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य से उसने कहा ब्याह करबो। तो चंद्रगुप्त मौर्य देखे तो इसकी बिटिया बड़ी सुंदर थी, खुश हो गए, कहे छोड़ो हटाओ लड़ना भिड़ना, तलवार वलवार रखती है, कहे नहीं ठीक है कोई बात नहीं। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बिटिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। खुश हो गए, दोनों की जो लड़ाई दुश्मनी थी वो खत्म हो गई, अब रिश्तेदारी में चेंज हो गई। इस तरीके से जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बिटिया की शादी किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया तो भाई कुछ दहेजो चाहिए ब्याह में। जब दहेजवा मिलन का दिन है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, बहुत महत्वपूर्ण है। काबुल, कांधार, मकरान और हेरात ये राज्य इनको दे दिया, दान में ले जाओ, तुमको मैं दहेज में दे रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन? चारों बहुत महत्वपूर्ण है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ये कई बार पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार से इसको दहेज में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश हो गए। जब वो खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम भी अपने ससुर जी को कुछ दे देते हैं। तो उन्होंने 400-500 हाथी दे दिया, ले जाओ तुम, हम तुमको दे दे रहे हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने 400-500 हाथी जो है वो सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। अब सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका है। कई बार पूछा गया इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी गई है उसको मेगास्थनीज ने लिखा था, जो कि इसी सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। तो इस प्रकार से काबुल, कांधार, मकरान जो है ये इसको जो है दे दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य 400-500 हाथी दे देते हैं। ऐसा माना जाता है, जस्टिन और स्ट्रेबो ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख से ज्यादा सेनाएं थी और उन सेनाओं को लेकर के पूरे भारत को, अखंड भारत को एकदम रौंद दिया था। इसके तेज से एकदम पूरा जितने भी राजा हुआ करते थे थकाते थे, कांपते थे। जिधर भी चढ़ाई करता था राजा एकदम बिल्कुल अपना साम्राज्य खाली कर देते थे, ले जाओ भैया हम नहीं लड़ेंगे तुमसे। इस तरीके से इनका पूरा बोलबाला था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये सबसे बड़ी बात है, एकीकरण का पहला राजा अगर कोई है तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। और केंद्रीकृत राजा मतलब जिसमें मुखिया जो होता था, जो एकदम बिल्कुल जिसके अंदर पूरी पावर रहती थी, सुपर पावर जिसको कहा जाता था, वो एकीकृत का जो पहला राजा हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हुए थे। तो इस प्रकार से जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 305 ईसा पूर्व के आसपास में। और इसी दौरान इनका जो है दूसरा विवाह भी कर्नेलिया के साथ हो जाता, जो कि बहुत ही खूबसूरत महिला थी, कन्या थी। और इनके मृत्यु के बारे में जो जानकारियां प्राप्त होती कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो मृत्यु कैसे हुई थी। तो इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। एट लास्ट में अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से, जो कि जैसे कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर है। तो दिगंबर मतलब जिसमें कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उन्हीं दिगंबर जिसके अगुआ है दिगंबर जो है उसके मुखिया जो थे भद्रबाहु, इन्होंने इस संप्रदाय का उदय किया था भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा ली थी 298 ईस्वी में। इन्होंने इसे दीक्षा लेकर के इन्हीं के साथ ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं। और इसी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देते हैं। और इस तरीके से इस विधि को संलेखन विधि या संथरा विधि, भूखे रहकर प्राण त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसको संथरा विधि या संलेखन विधि के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है।